तो जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा आप लोग देख सकते हो कि 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही पास है अब हम लोग। तो बहुत दिन हो गया प्लेबैक वीडियो बनाते बनाते, अब मेरे को भी मन है कि फेस कैम वीडियो बनाया जाए। तो 2 लाख सब्सक्राइबर पे बहुत ही जल्दी फेस रिवील वाली वीडियो आएगी, तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन जिन लोगों ने नहीं किया है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज मैं कोई स्क्रिप्ट भी लेके नहीं बैठा हूँ। आज मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा कि कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है वो फर्स्ट टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकती है, और ये सब गाड़ियों से आपको बचना चाहिए। तो टोटल 8 बाइकों के इस लिस्ट में मैं इंक्लूड करूँगा। यहाँ डायरेक्टली मैं आपसे बात करूंगा कि इन गाड़ियों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बिगिनियर्स या फिर जिनको एक हायर सीसी गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है उनको ये सब गाड़ियों को ट्राई नहीं करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जोर से देखिएगा, और साथ ही में मेरे को इंस्टाग्राम पर जोर से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि ये मार्केट में ये सब जो न्यू बाइकें आ रही है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। सो इंस्टाग्राम की भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 8 गाड़ियों के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो स्टार्टिंग ही की थी ये सब बाइकों से, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बहुत लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% लोग अगर ये सब गाड़ियों से स्टार्ट करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 150 सीसी बाइक से आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बाइकिंग में न्यू नहीं आए हो। 200 सीसी थोड़ी सी पावरफुल हो जाती है, लेकिन 200 सीसी में भी आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको उसको थोड़ा सा कंट्रोल में चलाने की ज़रूरत है, फिर अगर आप स्पीडिंग करते हो तो उतना दिक्कत नहीं है। तो इसलिए 100 सीसी, 200 सीसी, 150 सीसी ये सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, सीधा हम लोग बात करेंगे 250 सीसी से। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ 8 नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं KTM ड्यूक 250। तो जी हाँ, ड्यूक 250 है हमारे 8 नंबर पे। तो अगर आप एकदम बिगिनियर राइडर को, एकदम न्यू राइडर को अगर ड्यूक 250 थमा दोगे तो वो इस बाइक को लेके हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ड्यूक सीरीज और RC सीरीज में 125 वाली मॉडल्स को छोड़ के बाद बाकी सभी मॉडल्स में बहुत ही हायर आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। सीधे सीधे ये बोला जाए तो इनका पिकअप काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है, जिसकी वजह से जिन लोगों को बाइक चलाने का नया नया आदत नहीं है उनको लगेगा कि भाई क्या तूफान पकड़ा दिया। एंड वेट के भी हिसाब से इनकी बाइकें थोड़ी सी लाइटर होती है, तो इसीलिए पावर टू वेट रेशियो भी फिगर्स इनका काफ़ी अच्छा निकल के आता है। ड्यूक 250 में आपको पता ही होगा कि 31 bhp की पावर मिलती है, और ये पावर को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो आपको मांगता ही है। तो मांगता है इन द सेंस कि मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे बाइकें ऑपरेट होती है, हायर स्पीड में बाइक को कैसे कंट्रोल करना है, तब जाके आप ड्यूक 250 को भी चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 नंबर पर मैंने रखा है अपाची RR 310 को। तो RR 310 एक कंडीशन में एग्रेसिव है और दूसरी कंडीशन में एग्रेसिव नहीं है। तो राइडिंग मोड्स की मदद से अगर आपको लगता है कि ये बाइक आपसे जाएगी आउट ऑफ कंट्रोल, तो इस बाइक की आप लोग पावर कम कर सकते हो। तो ये मेरे को राइडिंग मोड्स की सबसे अच्छी फीचर लगती है कि अपने हिसाब से उसकी पावर कम कर ले। तो पावर कम करने से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है जिन लोगों को लगता है कि ये सब बाइक मेरे से जाएगी आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन इसका जो स्पोर्ट्स मोड है, ट्रैक मोड है, उसमें आपको 35 bhp की पावर मिलती है। तो वो भी मोड अगर आप किसी नए नए बंदे को पकड़ा दोगे तो वो भी इस बाइक को लेके उड़ जाएगा, उसको भी लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक देती है। क्योंकि इंडिया में जितनी भी बाइकें होती है खासकर 300 सीसी से ऊपर वाली, उनका कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है, हल्का ही एक्सेलरेट करने में वो बहुत ज्यादा आगे भाग जाती हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बिगिनियर अगर आपने 160 सीसी बाइक या 200 सीसी बाइक को अच्छे से चलाया नहीं है तो RR 310 जैसी बाइक में इनिशियल एज में आपको दिक्कत होगी। तो पुरानी वाली RR 310 में तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा था, जैसा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें कोई राइडिंग मोड्स नहीं आते थे। लेकिन अभी वाले में तो राइडिंग मोड्स आते हैं, राइड बाय वायर थ्रॉटल भी आता है, क्विक शिफ्टर, ये सब सभी चीजें आती है। इसलिए कभी भी अगर आप लोग RR 310 कर दो तो इनिशियल एज में उसको रेन और अर्बन मोड पे ही चलाओ, क्योंकि उसमें आपको बाइक को कंट्रोल करने में ज़्यादा इजी लगेगा, आपकी हाथ जल्दी बैठेगी। सो 6 नंबर पे है वन ऑफ माय फेवरेट बाइक जिसका नाम है ड्यूक 390। ड्यूक 390 के साथ साथ मैंने RC 390 को भी रखा है। आप लोगों को पता ही होगा कि ड्यूक 390 कितनी पावरफुल है। थोड़ा ही ज़्यादा अगर आप एक्सेलरेट कर देते हो, अगर एक्सेलरेट करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसका जो फ्रंट व्हील है वो लिफ्ट कर जाता है, मतलब आगे वाला जो चक्का है वो उड़ जाता है, ये बाइक ऑटोमेटिकली व्हीली मार देती है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बंदे को व्हीली मारना भी नहीं आता है वो भी ड्यूक 390 से व्हीली मारने सीख जाता है, क्योंकि इसको लिफ्ट करना, पॉपअप करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी इसलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा ये पावर ही जनरेट कर देती है एकदम स्टार्टिंग में ही, जिसकी वजह से इसका जो फ्रंट व्हील है वो लिफ्ट कर जाता है। मोर देन 42 bhp ऑफ पावर, 43 ऑलमोस्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। इसका कर्वेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, इसी की वजह से पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, और बार बार ये बाइक इसीलिए व्हीली मारते रहती है। तो ड्यूक 390 काफ़ी ज़्यादा रॉ बाइक है, और इससे पुरानी वाली जो मॉडल थी जिसमें कि आपको ड्यूक 200 जैसा हेडलाइट देखने को मिलता था, वो तो इससे भी ज़्यादा रॉ थी। 165 से ऊपर चली जाती है, कुछ कुछ कंडीशन में 170 की एमपीएस तक भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बोलूँ तो सब 400 सीसी में कुछ ही ऐसी बाइकें हैं जो कि कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650 को हरा सके। उनमें से 2 बाइकें यही है, ड्यूक 390 और RC 390। वो भी थोड़ा सा चलाने वाले पे डिपेंड करता है। बाद बाकी 400 सीसी के नीचे जितनी भी बाइकें हैं, चाहे वो डोमिनर 400 हो गई,
RR310 हो गई, होंडा की CB300R हो गई, जितना भी फलाना ढिमकाना बाइक हो गई वो इंटरसेप्टर और GT650 से नहीं जीतेगी। निंजा 300 R3 की बात अलग है, वो लॉन्ग रेस में भले जीत जाए लेकिन शॉर्ट रेस में तो वो ड्यूक और RC से नहीं जीतने पाती है, तो कॉन्टिनेंटल और इंटरसेप्टर से कैसे जीतेगी। और 5th नंबर पे है यहाँ पे मिडिल वेट स्पोर्ट्स बाइक। तो जी हाँ, मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट की जो बाइकें होती है इनका भी एक्सेलरेशन काफी ज्यादा हाई रहता है, ये भी सुपर बाइक की क्लास में आ जाती है, जैसे कि CBR 650R आ गई, ट्रायम डेटोना आ गई। तो ये सब जो बाइक है ये भी सुपर बाइक की श्रेणी में, जैसा मैंने आपको बोला। अगर आपको 200-300 सीसी बाइक को चलाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने ड्यूक 390 जैसी भी बाइकों को नहीं फेस किया है और आप डायरेक्टली 160 सीसी से जंप कर रहे हो CBR 650R पे, तब आपको लगेगा कि भाई ये क्या तूफानी पकड़ा दिया। तो इसलिए अगर आपको बाइकिंग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हायर बाइकों का एक्सपीरियंस करना है तो उससे नीचे वाली बाइकों को आपको पहले एक्सपीरियंस करना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि पहले बच्चा पेंसिल से लिखता है, फिर उसको पेन दिया जाता है। अगर एक ही बार पेन दे दिया जाएगा तो वो किसी ना किसी को घोप देगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग एज में कुछ वैसी चीज़ों को यूज़ करना है जो कि आपको बड़ी होने के बाद ज़्यादा हेल्प करे राइडिंग के वक्त। और इसका मेरा मतलब था कि पहले स्मॉल सीसी की बाइकों को सीखना है, फिर सुपर बाइकों पे जाना है। वैसे आज की डेट में मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में आपको CBR 650R देखने को मिलती है, ट्रैम तो बंद हो गई, ट्रैम पे स्ट्रीट RRRS देखने को मिल जाती है, Z900 देखने को मिल जाती है। तो ये सब कुछ बाइकें हैं जो कि आप इस सेगमेंट में ले सकते हो, और ये सब बाइकें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, स्पेशली Z900 जैसी बाइक। और 4th नंबर में आपको बोलूँगा कि इस बाइक को तो आपको बिल्कुल भी नहीं ट्राई करना चाहिए अगर आपको बाइक उतना अच्छा नहीं चलाने आता, ऊपर से अगर आपकी हाइट भी कम है। तो ये वाली श्रेणी की बाइक यानी ये क्लास की बाइक को तो बिल्कुल मत ट्राई करिएगा, जिसका नाम है एडवेंचर बाइक्स। तो आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं देखा होगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन एडवेंचर बाइक एक काफ़ी ज़्यादा बिग एंड बल्की होती है, और साथ ही में इनमें भी इंजन लगा रहा था वही सुपर बाइक वाला। तो अगर आप एडवेंचर बाइक को एज अ बिगिनर ट्राई कर रहे हो तो ज़रूर इसको कहीं ना कहीं पटकोगे, क्योंकि एडवेंचर बाइक काफ़ी भारी भरकम होती है। अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक एडवेंचर बाइक एक नॉर्मल बाइक से कितनी बड़ी होती है। सो ये सब बाइकों को चलाने के लिए तो मेरे को लगता है कि 5 फीट 8-9 इंच से ज़्यादा होना ज़रूरी है ही। उसे नीचे के बंदे चला तो लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 5'6", 5'7" वाले भी बंदे चला लेंगे, लेकिन अगर 5'5", 5'4" से नीचे हाइट है तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी सीट हाइट भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए एडवेंचर बाइकों को बिल्कुल मत ट्राई करिएगा अगर आपको बाइकिंग का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं तो। तब जैसे कि आप लोग डुकाटी मल्टीस्ट्राडा को देख लीजिए, BMW GSA को देख लीजिए, वो तो आपको इतनी बड़ी लगेगी कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि बाइक है कि पूरी की घर है। ट्रैम टाइगर को देख लीजिए, बेनेली TRK को देख लीजिए, तो ये सब बाइकें काफ़ी भारी भरकम होती है, काफ़ी बड़ी होती है। जिन लोगों को ज़्यादा बड़ी बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है उनको एडवेंचर बाइकें नहीं ट्राई करनी चाहिए। वैसे इस पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि एडवेंचर बाइकों में और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से इसको नहीं ट्राई करना चाहिए। अब 3rd नंबर पे यहाँ पे जो बाइक है इसका नाम है BMW S1000RR। तो ये लीडर क्लास सेगमेंट की बाइक है। हो सकता है कि ये वीडियो जो देख रहे हो बहुत लोगों की वो ड्रीम बाइक होगी, मेरी भी एक समय की ड्रीम बाइक थी, लेकिन मेरी ड्रीम बाइक लीडर क्लास में निंजा ZX10R। तो S1000RR के बारे में लोग बात करें 3rd नंबर पे, तो आप लोग बताइए होगी लीडर क्लास की तो सभी बाइकें एग्रेसिव होती है, लेकिन S1000 में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से हल्की इसकी एग्रेसिव वाली नेचर को आप कम कर सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक छोटी बाइक से उठ के एक ही बार S1000 चलाने लगो। S1000RR में भी आपको ऑलमोस्ट 200 bhp का पावर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर है एक एमेच्योर राइडर के लिए। एमेच्योर राइडर कभी भी 200 bhp को हैंडल ही नहीं कर सकता, ये बात फैक्ट है। हाँ, लेकिन S1000RR का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है, जिसमें कि एक स्पेशल मोड भी आता है कस्टमाइजेशन का। उसमें आप अपने हिसाब से इसकी जो पावर है, इसकी जो ट्रैक्शन लेवल है, इसकी जो ABS है उसको सेट कर सकते हो और इसकी पावर को एकदम रिड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपकी हेल्प मिल जाएगी इस बाइक को यूज टू होने में। तो ये सब जो मोड्स है वो सब और लीडर क्लास की बाइकों में उतना नहीं आते हैं, तो इसलिए S1000 को रखा है मैंने यहाँ 3rd नंबर पे। अब यहाँ पे जो 2nd नंबर बाइक है वो है कावासाकी निंजा ZX10R। तो ये बाइक आपको पता होगा कि अंडर 20 लाख वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि अंडर 20 लाख कोई भी आपको ऐसी बाइक नहीं मिलेगी जो क्लोज टू 200 bhp की आपको परफॉर्मेंस दे। तो निंजा ZX10R आपको पता होगा 300 kmph तक भी जाती है, और ये भी काफी ज्यादा एग्रेसिव भी है, प्लस इसकी कर्वेट भी कम है। कर्वेट कम होने से आपको पता है कि पावर टू वेट रेशियो बढ़ जाती है। 140 Nm से ज्यादा का टॉर्क देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 206 kg की कर्वेट है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैंने जैसा बताया स्क्रिप्ट लेके मैं अभी बैठा नहीं हूँ। तो 206-7 kg की कर्वेट है, तो इसकी वजह से भी इसकी पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छी निखर कर आती है। तो इसका भी मतलब साफ है कि निंजा ZX10R भी न्यू बिगिनर राइडर्स के लिए नहीं बनी है। पहले आपको ड्यूक 390 चलाना पड़ेगा, तब जाके आप ZX10R चलाइए। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन यामाहा R1। तो जी हाँ, फर्स्ट नंबर में बात करें यामाहा R1 की, तो जी हाँ वही R1 जिसमें कि आपको क्रॉस प्लेन इंजन देखने को मिलता है। अगर मैं अभी इसमें बोलूँ कि इसमें इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है तो बहुत लोग बोलेंगे भाई इनलाइन 4 थोड़ी है, क्रॉस प्लेन है। तो इनलाइन 4 का ही पार्ट है क्रॉस प्लेन। इनलाइन 4 और क्रॉस प्लेन अलग अलग नहीं है, उसके एक डिफरेंट ट्यूनिंग है क्रॉस प्लेन।
तो अगर आप लोगों को लगता है ये क्रॉस प्लेन अलग होता है, इनलाइन 4 अलग होता है, तो ऐसा नहीं है। बट फिर भी आप लोगों के लिए क्रॉस प्लेन ही अभी बोलता हूँ। तो क्रॉस प्लेन इंजन के साथ आती है R1 और R1 भी उतनी ही एग्रेसिव है जितना कि सब 400 सीसी में ड्यूक 390 एग्रेसिव है। तो R1 भी जो बंदा चलाएगा, अगर उसको हल्की फुल्की भी सुपर बाइक नहीं आती है तो वो इसका भी चक्का आगे वाला लिफ्ट कर देगा, बार बार ये बाइक व्हीली मारेगी और ये कभी कभी इसका व्हीली इतना खतरनाक हो जाएगा कि ये बाइक चल जाएगी आउट ऑफ कंट्रोल, इधर उधर जाके कहीं ना कहीं लड़ जाएगी। तो इसीलिए R1 को जितने भी राइडर्स होते हैं, इनफैक्ट जो थोड़े बहुत सुपर बाइक चलाना भी सीख जाते हैं, वो भी R1 को यूज़ नहीं करते हैं। R1 को वही बंदे यूज़ करते हैं जिनको कि ट्रैक पे अपना हाथ जमाना है, जिनको कि ट्रैक राइडिंग करनी है। अदरवाइज़ अगर आप लोग देखिएगा तो इस प्राइस रेंज में ज़्यादातर लोग S1000 खरीद लेंगे, CBR फायरब्लेड खरीद लेंगे, लेकिन R1 को नहीं खरीदेंगे। R1 बहुत ज़्यादा पैशनेट राइडर्स ही खरीदते हैं और एक बार अगर जिसका R1 पे हाथ बैठ गया, उनको दूसरा बाइक में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये बात एकदम फैक्ट है कि R1 चलाने के बाद दूसरी बाइकों में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्रॉस प्लेन का भी एक अपना अलग ही मज़ा होता है। लेकिन हाँ, ये भी बात आप लोगों ने R1 वाले ओनर से सुना होगा कि ये बाइक जितनी एग्रेसिव है उतना शायद ही कोई दूसरी लीटर क्लास की बाइक होगी। हाँ, अब H2 और H2R से मत मिले, क्योंकि वो तो एकदम अलग ही डिफरेंट लीग हो गई। तो फिर भी ऑलमोस्ट जितना अंडर 30 लाख के आपको बाइक मिलती है लीटर क्लास वाली, उसमें R1 वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव बाइक। तो ये सब कुछ बाइकों थी जो कि मेरे अकॉर्डिंग एज अ बिगिनर एमेच्योर राइडर्स को उतना प्रीफर नहीं करना चाहिए। पहले छोटे सीसी बाइकों पे अपना हाथ जमाइए, फिर ये सब बाइकों पे आइए। सो सिंस मैं आपको बाइकों के लिए हमेशा गाइड करता हूँ कि कौन सी बाइक बेस्ट है, कौन सी बाइक बेस्ट नहीं है, तो मेरा ये भी फर्ज बनता है कि आपको वही सब बाइकों के बारे में बताओ जो कि आपकी लाइफ के साथ डेंजर वाली सीन ना क्रिएट करे। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।